हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कर चुके थे। तो एक बार मैं रिव्यू दे देता हूं आपको कि एक्सरसाइज 6.1 में हमने फर्स्ट टेक्निक सीखी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को सोल्व करने की। फिर सेकंड एक्सरसाइज में सेकंड टेक्निक का, ऐसे ही थर्ड में, फोर्थ में, यानी कि टोटल हम 4 टेक्निक सीख चुके हैं अभी। अब जो फिफ्थ टेक्निक आज हम पढ़ने वाले हैं वो इन चारों से बिल्कुल अलग है। पहली 4 टेक्निक में क्या होता था, इंट्रोडक्शन में आपको सिखाया जाता था कि आपने इस तरीके से अप्लाई करना है, ये इसकी डेरिवेशन होगी, ये यू होगा, पी डैश होगा, क्यू डैश होगा, इनकी काफ़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन अब ये सबसे अलग एक टेक्निक है। बस सिंपली आपने एक ही जगह पे फोकस रखना है। अगर वो आप सही कर पाए तो सारा कुछ सही, अगर स्टार्टिंग में वही गलत कर दिया तो सारा कुछ गलत। बस सिंपल सा फंडा है। तो आइए अब समझते हैं टेक्निक नंबर 5 को, या फिर आप इसको मेथड नंबर 5 बोल सकते हैं भी। तो फिफ्थ जो टेक्निक है, लास्ट एक्सरसाइज है ये आपके इस 6 चैप्टर की, वो क्या कहती है। पहले तो उसका नाम देखिए, ये काफी कुछ आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा है, काफी सब बताएंगे इसके बारे में कि ये क्या कुछ है। टू सोल्व ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। अब नाम से क्या पता चलता है भी, नाम और काम, अगर ये दो चीज हमें समझ में आ गई, दिस मीन्स मेथड ही हमें समझ में आ गया। ये यहां फोकस कीजिए, बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। अनडिटरमाइंड का मीनिंग क्या होता है, जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा होता है डिटरमाइन दिस, इनकी वैल्यू निकालिए। यानी कि हमें हेल्प लेनी है उन कोफिशिएंट की जिनकी वैल्यू का ही हमें नहीं पता है। क्लियर? यानी कि हेल्प भी उसकी लेनी है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। ये वही वाला केस हो गया, अगर कहीं आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है और आपके पास आपके नोन में कोई भी बंदा ना हो, यानी कि आसपास जितने भी हो सारे अजनबी हो, और उनसे आपको हेल्प लेनी पड़े भी, भैया हमारी ये हेल्प कर दो, ये वो वाला मेथड है कि ये अजनबी मेथड आप इसको बोल सकते हो। यानी कि हमें हेल्प लेनी है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट की, अजनबी कोफिशिएंट की हेल्प लेनी है, और उनको फिर बाद में जानना पहचानना है। यानी कि जिस अजनबी से हमने हेल्प ली उससे जान पहचान कर लेनी है। बस इतना सा फंडा है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि अजनबी कोफिशिएंट होंगे, उनकी हेल्प लेके और उन्हीं की वैल्यू निकाल देंगे, बस तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं जनरली इसको अजनबी मेथड बोल देता हूं। तो शुरुआत करते हैं। भी शुरुआत है इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर टू फाइंड ए पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ। अब इक्वेशन जनरली इस फॉर्म में गिवन होती है। 4 चैप्टर से हम देखते आए हैं कि एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू, इनके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है भी। ये ध्यान रखना, ये कौन सी फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म, कि जैसे डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू में वाई इक्वल टू, राइट साइड में कोई एक्स का कोई फंक्शन गिवन होता था, बस यहाँ क्यू ऑफ एक्स लिख रखा है, एक्स का कोई भी फंक्शन हो सकता है। वी एज्यूम्ड ए ट्रायल सोल्यूशन। अब हम एज्यूम करते हैं क्या, ट्रायल सोल्यूशन। ट्रायल सोल्यूशन जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हो आप इक्वेशन के फैक्टर बनाने के लिए। हाँ भाई, x1 रख के देखो 0 बनेगा कि नहीं, x2 रख के देखो 0 बनेगा कि नहीं, वही वाली चीज है। यानी कि हम कोफिशिएंट रख के देखेंगे कि वो उसका सोल्यूशन बनेगा या नहीं, उसमें बाद में हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे। कंटेनिंग अनडिटरमाइंड या फिर अननोन कोफिशिएंट, यानी कि उस सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्यूशन को हम ट्राई करेंगे उसमें क्या होंगे, ऐसे कोफिशिएंट होंगे जो अजनबी होंगे, जिनके बारे में हमें ना पता हो। Which are then determined by substitution of yp, लेकिन उनको बाद में determine किया जाएगा, यानी कि उनका पता लगा लिया जाएगा, उन अजनबी के साथ हमारी दोस्ती हो जाएगी। कैसे? by the method of substitution। ये जो yp है ये एक स्टेटमेंट है, जैसे y फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, yp भी एक फंक्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है इन दी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इनकी वैल्यू भी निकालेंगे। तो इतना कुछ आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। अब इस मेथड की एक एडवांटेज भी है, वो क्या है वो देखिए, दैट ए रॉन्ग चॉइस ऑफ yp। अगर स्टार्टिंग में स्टेटमेंट ही आपने गलत सपोज कर ली, दिस मीन्स क्वेश्चन के सही होने के तो 1% भी चांस नहीं है भी, यानी कि वो सारा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो एक उल्टी डायरेक्शन में आप चल दोगे। तो ये है दैट ए रॉन्ग चॉइस ऑफ yp लीड्स टू ए कॉन्ट्राडिक्शन, कि अगर आपने चॉइस गलत ले ली तो वहां कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है भी। दिस मेथड is self correcting and applicable only if and
इफ द डेरिवेटिव ऑफ क्यू एक्स। अब देखो ये मेथड आपने अप्लाई कब करना है, ये अप्लाई कब कब हो सकता है, ये मेन पॉइंट है भी। ये एप्लीकेबल है ओनली कब, इफ द डेरिवेटिव ऑफ क्यू एक्स, यानी कि ये जो राइट साइड में स्टेटमेंट है, अगर इसका डेरिवेटिव क्या हो, फाइनाइट इन नंबर हो। फाइनाइट इन नंबर का मीनिंग क्या होता है, जैसे साइन एक्स होता है भी, मैं बोल रहा हूँ साइन एक्स का 20वां डेरिवेटिव निकाल दो, आप क्या बोलेंगे सर, साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर उसके बाद डेरिवेटिव पे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पे डेरिवेटिव। फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस में हम nth डेरिवेटिव तक निकाल चुके हैं, यानी कि जिसका हम बार बार डेरिवेटिव निकालते जाएं। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट राइट साइड में है तो मेथड अप्लाई करोगे, वरना नहीं करोगे भी, ठीक है ना, वरना ये मेथड अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो वो स्टेटमेंट्स क्या है, क्या क्या होनी चाहिए, दस क्यू एक्स कैन हैव टर्म सच एज, या तो वो कॉन्स्टेंट टर्म हो, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म मान लिया वहां 5 लिख दिया, अब 5 का डेरिवेटिव 0, दोबारा डेरिवेटिव करोगे 0 0 0 सो ऑन, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव है। x की पावर n करते रहो भी डेरिवेटिव, n आगे आ गया x की पावर n माइनस 1, फिर n माइनस 1 आगे आ गया n माइनस 2, यानी कि nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। e की पावर ax भाई डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, a आगे e की पावर ax, फिर एक और a आगे, फिर एक और a आगे, सो ऑन चलता रहेगा। साइन ax और कोस ax का मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया ही था, यानी कि ऐसे फंक्शन होने चाहिए जिनका हम बार जितनी मर्जी बार डेरिवेटिव निकाल सकें। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्ट्रम, या फिर इन ये जो टर्म्स है वो जोड़ में गिवन हो, कॉम्बिनेशन कि साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स ऐसा कुछ दे रखा हो, या मल्टीप्लाई में दे रखा हो इस तरीके से, या इन्हीं का कॉम्बिनेशन हो। अब यहाँ पे जो k है और a है वो कॉन्स्टेंट है, और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर। उसके बाद हाउएवर व्हेन q ऑफ x इज इक्वल टू, अगर q ऑफ x की वैल्यू कुछ इस टाइप की है 1/x, या टेंजेंट x है, सिकेंट x है, log x है, तो आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव क्या हुआ, -1/x², यानी कि x की 1/x था, फिर 1/x² हो गया, फिर डिवाइड में x³ होगा, फिर डिवाइड में x की पावर 4, यानी कि डेरिवेटिव करते जा रहे हैं लेकिन x की पावर इंक्रीज होती जा रही है डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना, यानी कि अगर q ऑफ x की वैल्यू इनमें से कोई है या इस टाइप की है, यानी कि इनका हम जो फाइनाइट डेरिवेटिव है, फाइनाइट डेरिवेटिव वो हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे भी, काफ़ी टिपिकल हो जाता है। अब ये नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल ही इतना है कि हम नहीं कर पाएंगे भी, इनकी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहाँ पे ये मेथड कभी काम नहीं करेगा। उसके बाद देन दिस मेथड फेल्स, अगर ये आ जाता है राइट साइड में तो ये मेथड फेल हो जाएगा, ये पास नहीं होगा, ठीक है ना। इसको ऐसे समझो। अब इस मेथड में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसका नाम क्या है, काम क्या है, कब काम करेगा, कब काम नहीं करेगा। तो अब आते हैं टेबल पे। टेबल यानी कि ये जो वाईपी मैंने स्टेटमेंट अभी बताई थी कि वाईपी स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, अगर ये आपने सही ले ली तो सारा क्वेश्चन सही, ये गलत ले ली तो सारा क्वेश्चन गलत। तो इस पे बात करते हैं अभी। जो वाईपी के लिए हमें वैल्यू चाहिए, यानी कि अगर क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू, फर्स्ट केस लेता हूं मैं, k इंटू ई की पावर ax है, तो पर्टिकुलर इंटेग्रल में आप एक ही कोफिशिएंट लोगे a1, यहाँ जो a1 a2 a3 जो भी लिखा होगा ना, ये सारे अननोन अजनबी कोफिशिएंट हैं। अगर k की मल्टीप्लाई में x की पावर n हो जाए, n की वैल्यू कोई भी 0 1 3 2 3 इंटीजर्स के अंदर हो सकती है, तो आप उसको लिखोगे a1x प्लस a2 x की पावर n-1, यहाँ पावर n है, a3 x की पावर n-1, सो ऑन an-1 तक। ऐसे ही थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है भी। अभी टेबल में काफ़ी कुछ है, शायद 7 8 सीरियल नंबर तक गिवन है, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग के 4-5 लिखे हैं जस्ट आपको समझाने के लिए कि रूल हैं भी, ये रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे तब ये टेक्निक काम करेगी, अदरवाइज ये टेक्निक काम नहीं करेगी। यानी कि इस मेथड को, इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। अभी ऐसा आता है तो ये रूल अप्लाई होगा, ऐसा आता है तो ये रूल अप्लाई होगा। अब अगर यही भूल गए, ये मान लीजिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, इसके बिना क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा। भी यहां से शुरुआत होगी, फिर जाके क्या निकलेंगे, सॉल्यूशन निकलेंगे। उसके बाद है, चलो ये रूल तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और है भी, केस 1 और केस 2 आगे लिखे हुए हैं कि इनमें से कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल सीएफ के अंदर प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है, कि आपको यहाँ पे पिक दिखाई दे रही होगी भी स्क्रीन के ऊपर। इस पिक्चर में देखो केस 1 लिखा है, एक दो लाइन लिखी है, उसमें ज़्यादा नहीं। केस 2 में काफ़ी सारी लाइन लिखी है। तो ये जो केस 1 और केस 2 है, इनको आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेना है भी, क्योंकि इनका भी यूज होगा कि ये केस 1 केस 2 क्या कहते हैं, ये क्यों लिखे गए हैं, क्या रीज़न है,
काफ़ी सारे सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएंगी। जैसे जैसे अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये सारा मेथड आपकी पकड़ में आता रहेगा। हाँ भी ऐसा इस वजह से बोला गया था, ऐसा इस वजह से बोला गया था, और क्वेश्चन में मैं साथ साथ वो चीज़ें आपको बताऊंगा भी। हाँ भी ये चीज़ें मैंने वहाँ बताई थी, देखो हम क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको और भी अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.5 की। तो 6.5 के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को आपने टेक्निक नंबर 5 यानी कि मेथड नंबर 5 से ही सोल्व करना है भी। तो हम फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। अब पहले फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि डबल डेरिवेटिव माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y। अब राइट साइड पे फोकस करना भी, इक्वल टू है 2e टू द पावर x माइनस 10 sin x। क्या राइट साइड में आपको कोई ऐसी टर्म दिखाई दे रही है कि जिसका आप बार बार डेरिवेटिव ना कर पा रहे हो? e की पावर x का डेरिवेटिव जितनी बार कर लो वही रहेगा, sin x का डेरिवेटिव भी सो ऑन हम कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि इस क्वेश्चन पे वो जो टेक्निक नंबर 5 है वो एप्लीकेबल है। इतना हमें वहां से क्लियर हुआ भी राइट साइड से। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टेक्निक नंबर 5 में वो क्या होगा, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना है भी। ये बनेगा कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 और साथ में क्या है y कॉमन इक्वल टू 2e टू द पावर x माइनस 10 और ये sin x। क्लियर? उसके बाद अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन वो क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जब इसके फैक्टर करोगे तो माइनस 3 और प्लस का 1 आएगा, यानी कि d माइनस 3 और d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आई प्लस का 3 और माइनस का 1। देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू क्या बनेगा, c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। भाई यहाँ तक के जो स्टेप है वो तो हर किसी को पता है, चैप्टर 4 से चल रही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आई। अब नई चीज़ आती है यहाँ से वो नई चीज़ क्या आएगी वो देखिए। अब पहले आपने चेक करना है कि ये जो CF के अंदर e टू द पावर 3x e टू द पावर x है, क्या कहीं ये राइट हैंड साइड में भी प्रेजेंट है, या फिर ये बोल सकते हो कि राइट हैंड साइड की कोई टर्म इसके अंदर प्रेजेंट है। लेट सपोज ये e की पावर माइनस x ना होके प्लस x होता और e की पावर प्लस x यहाँ भी है, तो अभी मैंने वो जो फोटो में आपको केस 1 और केस 2 दिखाए थे उनका हम यूज करते, लेकिन फिलहाल तो यहाँ क्या है माइनस x है। यानी कि राइट साइड में देखो e की पावर x इसके अंदर नहीं है, sin x यहाँ नहीं है, ये कोफिशिएंट नहीं छेड़ने अपने 2 माइनस 10, इनको नहीं चेक करना भी। राइट हैंड साइड की कोई भी टर्म CF के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ आप लाइन लिखोगे हेयर नो टर्म्स ऑफ राइट हैंड साइड प्रेजेंट इन द CF, यानी कि कोई भी टर्म ऐसे नहीं है राइट हैंड साइड के जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो अभी जो पीक में वो केस 1 देखा था वो आप यूज करोगे, केस 2 तब यूज करना है जब कोई टर्म राइट हैंड साइड की यहाँ पे क्या हो प्रेजेंट हो, केस 1 का यूज करेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं भी, अब हम सपोज कर लेते हैं लेट द पर्टिकुलर इंटेग्रल यानी कि PI पर्टिकुलर इंटेग्रल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट B। अब ये जो YP हम मानते हैं इसको हम क्या मानते हैं, पर्टिकुलर इंटेग्रल ऑफ द गिवन इक्वेशन यानी कि गिवन इक्वेशन फर्स्ट। अब उसको कैसे मानना है भी, e की पावर x वाला केस क्या था कि e की पावर x के साथ अननोन एक अजनबी कोफिशिएंट a1 लगा लेना और e की पावर x एज इट इज। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ सर 2 क्यों नहीं लगाया, 2 नहीं लगाना, इसके कोफिशिएंट के साथ तो हम बाद में क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। उसके बाद sin x का केस क्या था कि सम कांस्टेंट इनटू sin x हो तो क्या लगाते हैं, उसके बाद यहाँ हम लगाएंगे a2 sin x प्लस a3
और कोस एक्स, ठीक है ना। यानी कि अगर साइन के अंदर हो तो भी साइन एक्स कोस एक्स, अगर यहाँ कोस होता तो भी कोस एक्स साइन एक्स लगा लेते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भी, ऐसा ही है, ठीक है ना। वो टेबल से आपको याद भी हो गया होगा। अब मेन मुद्दा क्या है, हमें a1 a2 a3 की वैल्यू निकालनी है, और वो कैसे निकालनी है वो देखिए। जो मेन स्टेप है ना वो ये है, ये मेन स्टेप है, यानी कि यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ। अगर ये शुरू में ही गलत चूज कर लिया, जैसे उसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था, अगर स्टार्टिंग में ही YP आप गलत डायरेक्शन में ले गए, गलत चूज कर लिया, तो क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, वो अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा। वो ये वाली स्टेटमेंट थी YP, जो अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल सपोज करना है, और ये सारा का सारा सीखोगे आप टेबल से, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे वहां से तो आ ही जाएगा भी। अब उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप है डेरिवेटिव ऑफ YP, यानी कि डेरिवेटिव कैसे करें। a1 और e की पावर x का तो यही है, साइन x का क्या होगा कोस x, तो a2 क्या बना है कोस x, कोस x का साइन x, तो माइनस का a3 क्या बना साइन x, ठीक है। उसके बाद अब डबल डेरिवेटिव करते हैं dyp, यानी कि वो ये बताएगी भी हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ तक का डेरिवेटिव लेना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में d क्यूब होता है तो तीसरा डेरिवेटिव भी करना पड़ता, तो इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं भाई, ये तो एज इट इज रहेगा। ये कोस x का फिर क्या होगा साइन x, यानी कि a2 साइन x माइनस a3 साइन x का क्या हुआ कोस x, क्लियर। अब देखिए, अब आते हैं यहाँ पे ये वाला डी स्केयर माइनस 2d माइनस 3, यानी कि या फिर यहाँ से देख सकते हो आप, तो डी स्केयर यानी कि अब ये वैल्यू पुट करनी है, y को हम yp की फॉर्म में लेंगे, yp यानी कि y का पर्टिकुलर इंटीग्रल, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो भी। डी स्केयर यानी कि इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ से लिखोगे a1 e टू द पावर x माइनस a2, और यहाँ है साइन x, और माइनस a3 यहाँ है कोस x, ये हो गया d2। उसके बाद d2 के बाद -2 इंटू में d करना है भी, d की वैल्यू क्या है dyp, यानी कि ये yp तो बाद में हम कॉमन ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना अपने -2 के साथ, तो -2 के साथ करोगे तो -2 a1 e टू द पावर x, उसके बाद -2 a2 और ये कोस x, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो 2a3 और साइन x, ठीक है ना। तो -2d हो गया, माइनस में 3 की मल्टीप्लाई y के साथ है, तो यहाँ से y यानी कि yp की जगह ये, तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है -3 के साथ, तो ये बनेगा -3 a1 e की पावर x और -3 a2 साइन x और -3 a3 कोस x, ये होगी राइट हैंड साइड। और इसमें से हमने yp को सभी जगह से क्या ले लिया कॉमन, इसको ये समझ के चलो, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल लेना है भी, इसकी राइट हैंड साइड के, यानी कि 2 e टू द पावर x माइनस 10 साइन x, यानी कि इन इक्वेशन से हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है ना, कि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इसी के तो इक्वल है, कि yp बस कॉमन ले लिया, यानी कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, इस तरीके से। अब आपने इसको इस तरीके से लिख लिया अभी। उसके बाद अब आपने करनी है कंपैरिजन, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ, अब दो ही टर्म है, या तो e की पावर x वाली या फिर साइन x वाली है भी, बाकी अगर कुछ बचेगा तो उसको भी कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ e की पावर x का कोफिशिएंट क्या है 2, और यहाँ e की पावर x का कोफिशिएंट क्या है, एक तो ये टर्म है a1 है कोफिशिएंट, उसके बाद एक ये है यानी कि माइनस का 2a1 है कोफिशिएंट, इनको कंबाइन करके अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक ये है माइनस का 3a1 है कोफिशिएंट, और उसके बाद और तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ से कंपेयर करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 2 आनी चाहिए भी, तभी दोनों इक्वल होंगे। -2 -3 -5 और 1 4, यानी कि -4a1 और 2 के इक्वल, a1 की वैल्यू डिवाइड में जाएगा तो -1/2 के इक्वल आ गई, a2 का काम तमाम। अब साइन x का कंपेयर करते हैं, और साइन x के साथ कोस x का भी कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि अनडिटरमाइंड कोसेंट a1 a2 a3, तो 3 को ही कंपेयर करना पड़ेगा, 3 इक्वेशन बनेगी। साइन x का देखो, साइन x का यहाँ से क्या है -a2, ये होगा अभी जो हो जाए उस पर टिक कर देते हैं, ये है 2a3 प्लस का 2a3, और देखो साइन x का ये है -3a2
ये साइन एक्स वाले सारे हो गए। यहाँ साइन एक्स का कोफिशिएंट है माइनस का 10, तो ये बना माइनस का 4a2 प्लस 2a3 इक्वल टू माइनस 10, माइनस 2 से डिवाइड कर दो तो 2a2 माइनस a3 माइनस 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। अब a2 a3 में इक्वेशन आ गई लेकिन सॉल्यूशन नहीं आया। अब cos x को कंपेयर करते हैं। यहाँ से cos x का कोफिशिएंट है माइनस a3, इस पे फोकस करना है। और देखो cos x का माइनस 2a2, उसके बाद ये रहा माइनस 3a3। लेकिन जब आप राइट साइड में देखोगे यहाँ तो cos x है ही नहीं, यानी कि राइट साइड में 0 इंटू cos x लिखा जा सकता है, तो cos x का कोफिशिएंट क्या हो गया 0। तो ये हुआ माइनस 2a2 और माइनस 4a3 इक्वल टू 0, माइनस 2 से डिवाइड कर दो तो a2 प्लस 2a3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से a2 की वैल्यू निकालोगे, a2 की वैल्यू क्या है माइनस का 2a3, वो यहाँ पुट कर दोगे तो माइनस का 2a3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो माइनस का 4a3 और माइनस का a3 इक्वल टू 5, माइनस का 5a3 की वैल्यू क्या आई 5, तो a3 की वैल्यू क्या आई -1, a3 की -1 यहाँ पुट करोगे तो a2 की वैल्यू क्या आई माइनस माइनस प्लस यानी कि 2। तो a1 a2 a3 निकल चुके हैं भी, क्लियर। नाउ अब पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या बनेगा वो देखिए। पर्टिकुलर इंटेग्रल ये हमने माना था a1 की वैल्यू पुट कर दो -1/2 और इसके साथ है e की पावर x। उसके बाद a2 की वैल्यू है 2 और 2 के साथ क्या था साइन x। उसके बाद a3 यानी कि इस तरीके से -1 और इसके साथ क्या था cos x। तो ये हमारा काम हो गया अभी। उसके बाद अब नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो कैसे बनेगा वो देखिए। y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये है यानी कि c1e⁻³ प्लस c2e⁻⁻x और ये पी यानी कि -1/2e⁻x प्लस 2 sin x और माइनस cos x, ठीक है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को 4 चैप्टर के हिसाब से करना चाहे तो वहां से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी। पीआई के लिए आप 4 चैप्टर में क्या करते थे कि 1/f ऑफ डी यानी कि d² - 2d - 3 और यहाँ आप क्या लिखते 2e⁻x - 10 sin x, ऐसा आप लिखते e⁻x वाला रूल इसके साथ मल्टीप्लाई करके और sin x वाला रूल इसके साथ अप्लाई करके, फिर भी वही आएगा, यानी कि चेंज नहीं है वो। अगर मेंशन कर दिया तो ये मेथड भी आपको आना चाहिए। है तो ये 4 चैप्टर का क्वेश्चन ही, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन रही है, ध्यान रखना। 4 चैप्टर के तरीके से भी आप आंसर चेक कर सकते हैं यही आएगा कि नहीं आएगा। तो ये था भी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, d² - 3d + 2 इंटू वाई इक्वल टू 14 sin 2x - 18 cos 2x। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है इसको चेक कीजिए, क्या आप इसका बार बार डेरिवेटिव निकाल सकते हैं? यस। तो दिस मीन्स यहाँ टेक्निक नंबर 5 आप लगा सकते हैं भी। तो ये ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से द ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं इसकी। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी इसकी वो बनेगी d² - 3d + 2 = 0। तो फैक्टर बनेंगे। अब देखो 2 तो आनी चाहिए मल्टीप्लाई और -3 आना चाहिए सम। तो फैक्टर बने यहाँ से d-2 और ये d-1 = 0। इस तरीके से चेक कर लीजिए, सम इनका आता है -3 और मल्टीप्लाई आती है 2। तो d की 2 वैल्यू आई, एक तो आई +2 और एक आई +1। देन अब जो CF इसका बनेगा अभी, CF इक्वल टू क्या होगा c1e⁻²x प्लस c2e⁻x, सिंपली होगा। अब राइट हैंड साइड में चेक कीजिए क्या e की पावर में कोई ऐसी टर्म है? e की पावर में तो कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ से हम लिखेंगे देयर इज नो कॉमन टर्म्स इन राइट हैंड साइड एंड CF ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि CF और राइट हैंड साइड में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, तो वही केस नंबर 1 ही अप्लाई होगा। उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज द
पी आई ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, तो उसको मान लेते हैं कि वाई पी है। और अब देखो जब साइन का केस आता है तो हमें क्या मानना है भी, ए वन साइन 2x प्लस A2 कोस 2x। उसके बाद अब आगे है कोस वाला केस। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ A3 कोस 2x और A4 साइन 2x लिख दो। चलो भी एक टाइम के लिए लिख देते हैं, लेकिन है तो वो गलत कि A3 कोस 2x और A4 साइन 2x भी आपने कोस के लिए अलग लिख दिया, साइन के लिए अलग लिख दिया। अब यहाँ से देखो साइन 2x यहाँ भी है, साइन 2x यहाँ भी है। अगर इनके दोनों कोफिशिएंट को ऐड करोगे A4 प्लस A1, यानी कि A4 प्लस A1 भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और वो एक ही तो कोफिशिएंट हो गया, और 20-30 थोड़े ना बनेंगे कि अलग अलग कोफिशिएंट है। यानी कि रिपीटिशन आपने अलाउड नहीं करनी है भी, एक ही जैसी दो टर्म YP के अंदर ना लिखी हो। ऐसे ही कोस 2x का केस है, A3 यहाँ लिखा है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोस 2x यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अगर यहाँ एंगल होता अलग, यानी कि कोस 2x की जगह कोस 3x होता, तो हमें A3 और A4 लेना पड़ता, A3 कोस 3x और A4 को साइन 3x लेते। लेकिन यहाँ एंगल सेम थे तो इस वजह से हमने रिपीटिशन को हटा दिया। ये वही इंग्लिश ग्रामर वाला काम होता है, रिपीटिशन को हटा दो। जैसे सेट्स के अंदर भी होता है कि सेट में आप रिपीटेड एलिमेंट ना लिखें, तो वही वाला केस है भी। अब हम निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ YP। डेरिवेटिव करोगे साइन 2x का क्या बनेगा, 2 कोस 2x, तो 2A1 कोस 2x, यहाँ से माइनस का 2A2 और साइन 2x बना भी। उसके बाद डबल डेरिवेटिव डी स्केयर YP करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2 फिर आगे 4A1, और कोस का अब किस में चेंज होगा, साइन में, तो माइनस लगा दिया अभी। साइन का कोस में चेंज होगा, 2 × 2 4 और A2 ये कोस 2x, तो ये होगा भी। अब हमें इस फॉर्म में लिखना है इसको, ये वाली फॉर्म में, तो d का होल स्केयर यानी कि डी स्केयर यानी कि जो डबल डेरिवेटिव है वो यहाँ लिख देते हैं भी। तो यहाँ से देखिए -4A1 साइन 2x माइनस 4A2 और कोस 2x। उसके बाद माइनस में 3 की मल्टीप्लाई करनी है d के साथ यानी कि डेरिवेटिव के साथ, -3 की मल्टीप्लाई करोगे तो -6 और ये क्या है A1 यानी कि -6A1 कोस 2x, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस और 6A2 साइन 2x, ये हो गया। और प्लस 2 × YP यानी कि 2 × y भी होता है ना मल्टीप्लाई में, यहाँ जैसे ये है, तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये बना 2A1 साइन 2x और 2A2 कोस 2x, और राइट हैंड साइड यानी कि किसके इक्वल है, 14 साइन 2x माइनस 18 और ये है कोस 2x। तो अब कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं अभी, तो यहाँ से हम लिखेंगे बाय कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो कोफिशिएंट की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो देखिए साइन 2x का कितना है, -4A1, उस पर टिक लगा देते हैं जो हो जाता है, ये भी कोस ये भी कोस, ये देखो प्लस 6A2 उसके बाद प्लस 2A1 उसके बाद बस फिनिश। और यहाँ से कितना है 14, तो ये किसके इक्वल होगा 14 के। अब देखो -4 और +2, माइनस का 2 बचा तो -2A1 प्लस 6A2 इक्वल टू 14, 2 से डिवाइड कर दो, और वो भी माइनस कैसे, तो A1 और -2 3 जा 6 यानी कि A2 और ये -7 हो गया। तो एक तो ये इक्वेशन बनी। अब कोस 2x से कंपेयर करोगे तो यहाँ से बनेगा -4A2 जिन पे टिक नहीं है, -6A1 और +2A2 इक्वल टू कोस का कितना है -18 कोफिशिएंट कोस 2x का। तो अब देखो माइनस का 6A1 है ये, -4 + 2 माइनस का 2A2 इक्वल टू माइनस का 18, -2 से डिवाइड कर दो तो 3A1 प्लस A2 और ये क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ से देखो या तो A1 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से A1 इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 7 प्लस 3A2 लिखना पड़ेगा अभी, और ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे
3 की मल्टीप्लाई a1 के साथ, 3 इंटू -7 -21, और 3 इंटू 3 9 a2, और ये क्या हुआ a2 इक्वल टू 9, 21 प्लस होगा तो 30 हो गया, और ये कितना हुआ 10 a2 इक्वल टू 30, और a2 की वैल्यू क्या आई 3। जैसे आप a2 की वैल्यू यहाँ 3 पुट करोगे तो यहाँ से a1 क्या बनेगा 3 इंटू 3 9 -7 2, तो a1 2 और a1 2 और ये a2 क्या आया 3 आया अभी। नाउ अब ये वैल्यू पुट कर देंगे कि जो pi बनेगा, pi क्या था ये इस फॉर्म में था भी, यानी कि a1 की वैल्यू आई है ये 2 sin 2x प्लस 3 cos 2x, a1 a2 की वैल्यू पुट कर दी। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा y इक्वल टू CF ये है c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर x, और उसके बाद है ये वाला जो ऊपर मैंने pi लिखा था, यानी कि 2 sin 2x प्लस 3 cos 2x, तो ये बनेगा भी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डबल डेरिवेटिव 6 dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू है, राइट साइड में देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एप्लीकेबल है बी मेथड। तो यहाँ से हम लिखते हैं द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी कि जो गिवन इक्वेशन की सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी वो बनेगी डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 5 इंटू में y इक्वल टू 2 e टू द पावर x प्लस 10 e टू द पावर 5x। क्लियर। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से देखिए डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि मल्टीप्लाई 5 आनी चाहिए, एडिशन 6, तो 5 और 1 फैक्टर हो गए, तो यानी कि d प्लस 5 और d प्लस 1 इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू आई -5 और -1। देन जो CF की वैल्यू होगी भी, CF क्या बनेगा c1 e टू द पावर -5x प्लस c2 e टू द पावर -x। आप c1 के साथ e टू द पावर -x भी लगा सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहीं ये समझो कि c1 के साथ ये क्यों नहीं लगाया इसके साथ, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अब CF में देखो राइट हैंड साइड की कोई भी टर्म नहीं है क्योंकि ये प्लस x है और ये प्लस का 5x है पावर में, लेकिन यहाँ तो दोनों पावर क्या आ रही है नेगेटिव। तो यहाँ हम लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट नो टर्म्स of right hand side occurs in CF of equation first, CF of the इक्वेशन आप लिख सकते हो भी, कोई भी टर्म इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वही केस नंबर 1 अप्लाई करना पड़ेगा। लेट द पर्टिकुलर इंटेग्रल, तो हम मान लेते हैं कि पर्टिकुलर इंटेग्रल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट भी वो क्या बनेगा yp, यानी कि e की पावर x वाला टर्म हो तो इस तरीके से a1 e टू द पावर x और a2 e टू द पावर क्या होगा 5x, यानी कि इसके लिए a1 इसके लिए a2, ये टेबल में फर्स्ट ही केस था, बिल्कुल सिंपल सा है। तो अब डेरिवेटिव करते हैं, dyp क्या आएगा, डेरिवेटिव तो इसका तो एज इट इज रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें ये 5 आगे आ जाएगा इनकी पावर का डेरिवेटिव, बस इसका तो डेरिवेटिव भी सिंपली हो जाएगा डी स्क्वायर वाई पी, यहाँ से क्या बनेगा, ये तो फिर वही a1 e टू द पावर x, या 5 और आया तो ये कितना बना 25 a2 e टू द पावर 5x। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है भी डी स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव ये है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं a1 e टू द पावर x प्लस 25 a2 e टू द पावर 5x। 6 की मल्टीप्लाई डेरिवेटिव के साथ, 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 6 a1 e टू द पावर x, 6 इंटू 5 30 a2 है नहीं
a2 और 5 की मल्टीप्लाई yp के साथ 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 5a1 5a2 इक्वल टू होगा यहाँ से 2a प्लस 10a की। ठीक है, अब आपने कोफिशिएंट को कंपेयर करना है बाय द कंपैरिजन ऑफ, अब कंपैरिजन किसकी करनी है, ऑफ द कोफिशिएंट्स, यानी कि कोफिशिएंट को जब कंपेयर करोगे ए की पावर x के देखो कितनी है, a1 और 6a1 7a1 और 7 और 5 12 और बस 12 हो गया। 12a1 इक्वल टू इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो a1 की वैल्यू 2/12 यानी कि 1/6 आई भाई। ऐसे ही e की पावर 5x का 25a2 25 और 30 55 होगा, 55 और 5 60 हो गया अभी, तो ये बना 60a2 इक्वल टू कोफिशिएंट क्या है 10, यानी कि इसको तो लिखना ही नहीं, तो a2 की वैल्यू क्या आएगी 10/60 यानी कि ये भी क्या आ गया 1/6। क्लियर, तो अब हमें निकालना है पी देन पी इक्वल टू 1/6 a1 के साथ क्या था e⁴ax प्लस 1/6 e⁵5x। तो लास्ट लाइन लिखेंगे हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, क्या बनेगा y इक्वल टू CF की वैल्यू ये आई है अभी, यानी कि C1 e⁻⁵x प्लस C2 e⁻⁻x प्लस 1/6 और e⁴x यानी कि ये PI है 1/6 e⁵5x। तो ये बना भी कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 6.5 में जो टेक्निक नंबर 5 है उसको कैसे सोल्व करना है, वो कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी और क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 3rd सोल्व किया। इससे क्या होता है कि इंट्रोडक्शन के साथ अगर 1-2 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है। हाँ भी ऐसे इंट्रोडक्शन में बताया गया और ये ऐसे हमें यूज़ करके दिखाया गया, क्योंकि जब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी भी, ठीक है ना, क्योंकि 5 एक्सरसाइज है, 1st, 2nd, 3rd हमने ये जो सम है कंप्लीट कर लिया। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। इस वीडियो में जस्ट इंट्रोडक्शन और उसके साथ 3 क्वेश्चन ही डाले जाएंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो तक आप कुछ क्वेश्चन सोल्व करें, कुछ एग्जाम्पल आप सोल्व करें, ताकि चीज़ें और अच्छी तरीके से पकड़ में आए। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो आने तक देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।